पिछले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। आइसोटोप सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होता है आइसोटोप? एटम्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के एटम्स रहते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसा है? डिफरेंट। जो कि एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है सेम ही होगा, लेकिन मास नंबर कैसा रहता है? अलग रहता है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह भी कैसी है? सेम है, एक ही प्लेस पे रहेंगे। ठीक है, अरे वो बोल रहा है तो क्या, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर बराबर सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसा रहता है? अलग रहता है, जिसके कारण एटॉमिक मास नंबर कैसा रहेगा? अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कार्बन 16, 13 और 14 में एटॉमिक नंबर सबके कैसे हैं? सेम है। एटॉमिक मास नंबर एक का 12, एक का 13, एक का कितना है? 14 है। और न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। एक में न्यूट्रॉन 6 है, दूसरे में 7 है और तीसरे में क्या है? 8। तो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, उनका प्रोटॉन नंबर सेम है यानी एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कैसा है? अलग, जिसके कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक मास नंबर भी कैसा होगा? अलग। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। ठीक है, आगे आइसोबार्स के बारे में बताया तुमको। देखो अबंडेंस अगर तुमको लर्न नहीं होता है, पेपर में अगर आया तो तुमको ये लिखना है क्या होता है। ठीक है, और बस सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं वो भी लिखा है, वो भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखो आइसोबार्स में क्या बोल रहा है? ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। आइसोटोप्स कैसे थे? सेम एलिमेंट्स के एटम थे। ये कैसे थे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। इनका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा होगा? उल्टा। समझे? इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। एटॉमिक नंबर अलग है यानी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में पोजीशन कैसी होगी? अलग होगी। ठीक है, देखो बोल रहा है और एटॉमिक नंबर अलग यानी प्रोटॉन का नंबर भी कैसा होगा? अलग, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वही क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। तो नंबर अलग है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी कैसे रहते हैं? अलग रहते हैं, जिसके कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका स्पेस भी कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। देखो, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी कैसे रहेंगे? अलग रहेंगे। क्यों रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, क्यों अलग रहेंगे आइसोबार्स में? कोई बता सकता है? आइसोबार में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग क्यों रहेंगे? प्रोटॉन नंबर अलग है तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे रहेंगे? क्योंकि दोनों जितने प्रोटॉन उतने क्या है? तो अगर प्रोटॉन अलग है दोनों में तो इलेक्ट्रॉन भी जाहिर सी बात है कैसे होंगे? अलग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी देके रखा है। देखो आइसोबार में कार्बन 12 और नाइट्रोजन दोनों का मास नंबर देखो कैसा है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है? इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैसा है? समझे? देखो इनका ना नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ क्या सेम है? न्यूट्रॉन, तब भी एटॉमिक मास नंबर कैसा है इनका? सेम। ठीक है, आगे आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अलग अलग एलिमेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कैसा होगा? उनमें सेम रहेगा। अब यहाँ मास और एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं क्या सेम रहेगा? पहले इसमें बोल रहा था मास सेम रहेगा, दूसरे इसमें क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, और तीसरे इसमें क्या बोल रहा है? ना मास ना नंबर क्या सेम रहेंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो समझा आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स। ठीक है, समझा? आगे देखो, आगे ये जो रुदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया था उसके ड्रॉबैक्स बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रुदरफोर्ड का मॉडल पता होना चाहिए। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया था? देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तो रुदरफोर्ड का नहीं बताया था उसने कि ऐसा एटम्स रहते हैं। ठीक है, इसके बीच में आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे इसने बताया है। ठीक है, और बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज क्या रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये किसका मॉडल था? रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये नहीं बता सका कि एटम स्टेबल कैसे रहता है। ठीक है, क्यों नहीं बता सका? देखो
मॉडल के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल अंडरगो एक्सेलरेशन एंड इमिट एनर्जी। मॉडल में क्या बोल रहा है वो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है यानी एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी उसको घूम रहा है, उसको सर्टेन टाइप की एनर्जी चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई चीज अगर घूम रही है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसके चारों ओर घूम रहे हैं, यानी इनको क्या चाहिए होंगी, एनर्जी चाहिए होगी, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एनर्जी चाहिए होंगी चाहिए होंगी चाहिए होंगी, जैसे जैसे इनकी एनर्जी कम कम होती जाएंगी वैसे वैसे ये नीचे नीचे आते जाएंगे और गोल गोल घूम के कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। यानी ये स्टेबल हुआ क्या, चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच में हमेशा ऐसा ही है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूम रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे जैसे कम होती जा रही है वो नजदीक नजदीक आ रहे हैं, और जैसे ही एकदम एनर्जी लो होगी वो कहाँ गिर गए, न्यूक्लियस में। अगर रुदरफोर्ड के हिसाब से जाए तो एटम स्टेबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, उसने जैसी चीज बताई है उसके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे तो उनका एनर्जी लग रही है, और एनर्जी अगर लग रही है तो कहीं ना कहीं खत्म भी हो रही होगी, है ना। और धीरे धीरे खत्म होते होते वो एनर्जी खत्म हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन जाके किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा हम सोचे अगर रुदरफोर्ड ने ऐसा बोला। देखो, undergo acceleration and emit energy, the orbit will therefore shrink continuously, thus an electron orbiting around the nucleus will follow spiral path to the nucleus। ठीक है, यानी एनर्जी जैसे जैसे एक्सेलरेशन करेगा इसकी एनर्जी कम कम होती जाएगी, एनर्जी इमिट करते रहेगा। ठीक है, और इसके कारण इसकी जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जाएंगी, यानी क्या होती जा रही, छोटी छोटी होती जा रही है। देखो पहले यहाँ पे घूम रहा था, फिर एनर्जी कम हुई तो इधर घूमने लगा, फिर कम इधर, और फिर उसके बाद, ठीक है, और श्रिंक कंटिन्यूअसली, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा है और बाइटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विल फॉलो स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस, और ऐसा स्पाइरल पाथ फॉलो करके कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, अगर रुदरफोर्ड के हिसाब से चले तो ऐसा हमको लगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व अराउंड होंगे। स्टेबल होगा क्या उसका एटम, स्टेबल रहेगा क्या, तो इसीलिए रुदरफोर्ड का मॉडल का पहला ड्रॉबैक ये है। ठीक है, कि उसने बोला है कि एनर्जी लग रही है और एक्सेलरेशन कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी लग रही है तो इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे। ठीक है, इसकी एनर्जी लग रही है यानी इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी, और खत्म होकर वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में, यानी एटम स्टेबल है क्या, नहीं। आगे क्या बोल रहा है, द सेकंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जी। इसने शेल वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसने बस बोला इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं और बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रहता है। इसने ना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, शेल नहीं बताया, चार प्रकार के शेल है इसमें, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज बताया क्या उसने, इस सेल की एनर्जी इतनी, पहले की कम है उससे ज्यादा, दूसरे की तीसरे की इससे ज्यादा, ऐसा कुछ बताया नहीं है। ये उसका कौन सा ड्रॉबैक था, सेकेंड ड्रॉबैक। ठीक है, तो दो ड्रॉबैक समझे रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्यों बता रहा है, समझा, समझ में आया क्यों ड्रॉबैक हुआ। ड्रॉबैक का मतलब होता है लिमिटेशन। ठीक है, ये एटम स्टेबल होता है ऐसा इसके मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये पहला ड्रॉबैक है। क्यों नहीं कर पाया ये भी तुमको बताया गया कि इसके मॉडल से एटम स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, ये क्यों नहीं हो पाया ये भी तुमको बताया गया है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके बताया था कि पहले शेल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्या, नहीं। ये दो ड्रॉबैक है किसके, रुदरफोर्ड। आगे है तो ड्रॉबैक, रुदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक हुआ तो उसके बाद कौन बना रहा है मॉडल, बोर। कौन बना रहा है, तो देखो ये जो रुदरफोर्ड की जो भी गलतियां है वो बोर दोहराएगा क्या, ने उसके अच्छा सा मॉडल की स्टडी किया और अब उसने जो मॉडल बनाया बोर ने, ठीक है, जो गलतियां रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थी वो गलतियां बोर ने दोहराया नहीं है। देखो, द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल वर ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो मॉडल बनाया है वो जितनी भी गलतियां थी रुदरफोर्ड की वो सब ठीक हो गई। ठीक है, उसने ठीक किया। नीर बोर put forth Bohr's atomic model by utilizing result obtained from study of interaction of radiation with matter।
इसने एटॉमिक मॉडल किसके बेसिस पे बनाया है, तो बोल रहा है किसके बेसिस पे बनाया है, जब रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होगा। रेडिएशन पता है, लाइट, वो एक प्रकार का क्या है, रेडिएशन, और मैटर यानी क्या, तो कोई भी पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो वो पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे इसने क्या बनाया है, अपना एटॉमिक मॉडल बनाया, ठीक है। और बताया भी है कि कौन कौन से रिजल्ट मिले थे जब रेडिएशन मैटर के साथ क्या हुआ था, इंटरैक्ट हुआ था। देखो, दिस रिजल्ट वर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब रेडिएशन के साथ मैटर का इंटरेक्शन होता है तो ये दो प्रकार की रिजल्ट तुमको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो ये जो पार्टिकल है वो कैसा बिहेव करता है, लाइट जो है वो कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये तुमको आगे पढ़ाया जाएगा। ये जो रिजल्ट है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है, यानी जो भी लाइट है वो दो प्रकार से बिहेव करता है, वेव जैसा भी और पार्टिकल जैसा भी। और दूसरा है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। ये दोनों रिजल्ट, इन दोनों जो थ्योरम है इनके बेसिस के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर उसने अपना क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मॉडल दिया। किसने, बोर ने। समझा ये? तो देखो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्यों बोल रहे हैं, ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है पता है? ड्यूअलिटी का मतलब होता है दो तरीके से आचरण करना, ठीक है। तो देखो बोल रहा है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या होता है? लाइट, लाइट की डेफिनेशन पढ़िए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी ये क्या बता रहा है कि जो लाइट है वो दो प्रकार से बिहेव करता है, या तो वेव के जैसा कभी कभी बिहेव करता है और कभी कभी कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसा। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो असली मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। तो वेव बनती है दो प्रकार की वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड में दो प्रकार की वेव कंबाइन होती है, ठीक है, और उससे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो लाइट है, जो बोल रहे हैं हम डुअल नेचर बिहेव कर रही है, कैसे दिखा रही है, वेव जैसा भी और पार्टिकल जैसा भी। देखो फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ऐसा कुछ फेनोमेना तुमने अभी तक सुना है ना? नहीं, मैं बता देती हूँ डिफ्रैक्शन यानी क्या होता है। तो देखो जब सुबह सुबह तुमने बादल देखे होंगे, लाइट भी देखी होगी, है ना, सूरज की किरणें आती है ना, तो तुम देखो तो बादल के पीछे जो सूरज रहता है, बादल के पीछे सूरज रहता है, तो तुम सूरज को देख सकते हो क्या, देखते हो क्या कि जो लाइट है वो बादल के आजू बाजू से निकलती है, बादल से सीधा निकलती है क्या? ये हो गया डिफ्रैक्शन। क्या हो गया? जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास होगी तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसकी रेस क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। समझा डिफ्रैक्शन? और इंटरफेरेंस यानी क्या, कि जो लाइट की वेव्स है, दो लाइट की वेव्स एक साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है। इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, दो वेव्स जो होते हैं, समझो ये एक वेव और ये दूसरा वेव, दोनों मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? और एक दूसरे प्रकार का भी इंटरफेरेंस रहता है, जैसे ये दो वेव होगी और ये एक, मिल तो दोनों ही रही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो वेव मिलके बड़ी एक एम्पलीट्यूड बनाए, लेकिन इसमें दोनों एक में को क्या कर रही है, कैंसल, एक का एम्पलीट्यूड इधर, एक का एम्पलीट्यूड इधर। तो ये इंटरफेरेंस दो प्रकार के होता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझे? तो जब हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाला फेनोमेना पढ़ते हैं तो लाइट को क्या मानते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का वेव है। क्या मानते हैं? वेव मान के ही तो तुमको डिफ्रैक्शन पढ़ाया, बताया मैंने अभी कि दो वेव्स दी है, ठीक है। लाइट को क्या मान रहे कि वो एक प्रकार की क्या है, वेव है। वेव यानी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। और जब ऑन द अदर हैंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट could explain by considering particle nature of light,
ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये तुम आगे जाके पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैं तुमको बताती हूँ। ये सब चीजें पहले क्यों दी गई रहती पता नहीं। तो देखो सर्टन एक पार्टिकल है, ठीक है, तो जब तुम कुछ अमाउंट में एनर्जी दोगे, ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती, फोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये जो बात है ना ये अभी पढ़ेंगे आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तुम ऐसा मानो कि जब हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो हम लाइट को क्या मानते हैं कि एक प्रकार की क्या है, वेव है। और जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो लाइट को मानते हैं कि एक कैसा बिहेव करेगी, पार्टिकल जैसा। ये जब दो फेनोमेना पढ़ेंगे तो लाइट जो है वो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है, और जब ये फेनोमेना पढ़ा जाता है तो लाइट कैसे बिहेव करती है, वेव जैसा। यानी दोनों प्रकार से वो क्या कर रही है, बिहेव कर रही है, कभी कभी वेव जैसा और कभी कभी पार्टिकल जैसा। इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। समझा, समझ में आया। तो देखो बोल रहा है फ्रॉम दिस इट इज कंक्लूडेड दैट लाइट शो डुअल नेचर व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर it behaves as stream of particle called photons. When light propagate it behaves as electromagnetic wave. बोल रहा है कि जब किसी मैटर के साथ ये इंटरैक्ट होती है तो वो कैसा बिहेव करती है, पार्टिकल्स जैसा बिहेव करती है, ठीक है। पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन, ठीक है। यानी वो अपनी एनर्जी उस पार्टिकल को क्या कर देती है, दे देती है। जब मैटर के साथ बिहेव करेंगी तो अपनी जो एनर्जी रहेंगी लाइट के अंदर की जो एनर्जी वो किसको देंगी, उस मैटर को। उसको हम बोलेंगे, जो भी सर्टन प्रकार की एनर्जी रहेगी वो पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल को बोलेंगे फोटॉन्स। यानी जब वो मैटर के साथ इंटरेक्शन कर रही है तो कैसे बिहेव कर रही है, पार्टिकल जैसे। और जब वो प्रोपोगेट हो रही है, यानी एक जगह से कहाँ जा रही है, दूसरे जगह जा रही है, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में हो रहा था, तो वो कैसा बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा। इसको ही हम बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। समझ में आ रहा है, फिर से बताती, देखो हेडिंग क्या बोल रहा है मैं पहले वो समझाती हूँ, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी यानी क्या, लाइट कभी कभी वेव जैसा बिहेव करती है और कभी कभी कैसा, पार्टिकल जैसा। इसको ही हम बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है। अब ये वेव जैसा कब बिहेव करेंगी, तो जब हम फेनोमेना पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन और किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, तो वो कैसा बिहेव करेगी, वेव जैसा। और जब हम लोग ये अदर फेनोमेना जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो उस समय यानी जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो कैसा बिहेव करती है, पार्टिकल जैसा। का मतलब क्या है, आगे में वही दिया है, ये जब मैटर के जैसा बिहेव कर, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगी, और जब लाइट के प्रोपोगेट होगी तो कैसा बिहेव करेगी, वेव जैसा। इसको ही हम बोलेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी क्या, तुमको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या, लाइट, ठीक है। लाइट एक ही रहती है क्या, अलग अलग प्रकार के, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये अलग अलग प्रकार के लाइट्स, उनके वेवलेंथ अलग होते हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझा, समझ में आया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी किसको बोलते हैं, समझ में आया, समझ में आया। ये तो जब तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये तुमको और अच्छे से समझेगा। ये तुमको पहले ही दे दिया है, वो तुम बाद में पढ़ो। आगे तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि क्या क्या कैरेक्टर है उसके, वेव के क्या क्या कैरेक्टर है। ऑलरेडी तुम 9th में पढ़ चुके हो वेव के कैरेक्टर। तो देखो वेरियस पैरामीटर यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अलग अलग पैरामीटर का यूज किया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचानने के लिए। सबसे पहला वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेव नंबर, चौथा एम्पलीट्यूड और पांचवा वेलोसिटी। ऑलरेडी तुम ये सब पढ़ चुके हो। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं पता है, फ्रीक्वेंसी पढ़े, वेव नंबर ये भी पढ़ा है 9th में, साउंड लेसन में पढ़ा था, एम्पलीट्यूड ये भी पढ़ा है, वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे तुमको बताया है कि लाइट के क्या क्या कैरेक्टर, वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या क्या कैरेक्टर। देखो वेवलेंथ यानी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crystals of is called wavelength।
ये भी तुमको जाहिर सी बात है, तुमको क्रिस्टल टफ नहीं पता होगा, है ना। तो ऐसा वेव कभी देखा है तुम लोगों ने, है ना, पढ़ा होगा ना। ठीक है, ऊपर में है क्रिस्ट, नीचे में है टफ, क्रिस्ट 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 क्रिस्ट, ऐसे मिलके क्या बनती है, वेव बनती है। क्या बनती है, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और टफ, यानी दो, ये क्रिस्ट, ठीक है, दिख रहा है क्रिस्ट, और ये क्रिस्ट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं, समझ में आया, फिर से बताती हूँ। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, देखो एक क्रिस्ट और एक टफ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, समझा वेवलेंथ क्या है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको ही क्या बोलेंगे हम, ठीक है, वेव की लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्बडा, किससे दिखाते हैं, लैम्बडा से दिखाते हैं। और ये जो ऐसा यूनिट है वेवलेंथ का वो क्या है, मीटर है, क्योंकि ये भी लेंथ है ना, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। समझा वेवलेंथ क्या है। क्या हुआ, अब आगे देखो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, देखो the number of waves that pass a given point in a 1 second is called frequency। एक सेकंड में जो भी वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना, जैसे देखो एक वेवलेंथ एक होगी, ये दो, ये तीन, ये चार, समझो एक सेकंड में ये 4 बार क्या किया इसने, वेव का नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने बार हो रहा है, 4 बार। इसको ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एक सेकंड में जितनी बार भी रिवॉल्यूशन कर रहा है ये वेव, ठीक है। पेंडुलम पता है तुमको, एक सेकंड में ऐसा रिवॉल्यूशन करता है ना, एक सेकंड में जितने बार भी वो रिवॉल्यूशन करेगा वो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। सेम टू सेम यहाँ पे पेंडुलम नहीं है, यहाँ पे वेव है, यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, इधर से जा रहा है इधर आ रहा है, एक बार की, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। एक सेकंड में ये जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, इतने में जितना नंबर ऑफ वेव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है, या फिर सेकंड इनवर्स भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। जैसे ये मैंने ले लिया 1 मीटर लेंथ, इसमें कितने वेवलेंथ है बताओ, एक ही वेवलेंथ, तो वेव नंबर क्या हो गया, 1 मीटर में एक वेवलेंथ कितना है, 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो जितने लेंथ में जितना वेवलेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू बार, किससे दिखाते हैं, न्यू बार, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू बार। दे आर कॉमनली यूज यूनिट फॉर वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बोला ना, वेवलेंथ का उल्टा क्या हो गया, वेव नंबर, और उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या होगा,
मीटर इनवर्स। ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ से हट गया। देखो यहाँ वेव नंबर इज रिलेटेड टू वेवलेंथ बाय एन एक्सप्रेशन, यहाँ लिखो आगे हमारे नोट्स में। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, न्यू बार यानी क्या, तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। यहाँ का सिंबल भी हट गया है, व्यू बार। वेव नंबर समझा? फिर से एक बार बताओ, कोई एक टर्म जिसको मैं को बार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तुमको नहीं समझाओ, एक बार पूरा पढ़ा लेते उसके बाद। ठीक है, अब आगे तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड? बहुत सीधी सी बात है, वेव फिर से पकड़ो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, समझा? द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट का क्या है, हाइट, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या दिखाता है, ये जो रेडिएशन है वो कितना तीव्र है, कितना ज्यादा रेडिएशन। ज्यादा रहेंगे यानी रेडिएशन कैसा रहेगा, ज्यादा। इंटेंसिटी की रेडिएशन की इंटेंसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा। ठीक है, आगे वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। The speed of all types of electromagnetic radiation is same। बोल रहा है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है सबका जो स्पीड है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुमने कहीं पढ़ा है? किसकी स्पीड है ये, लाइट की स्पीड है। जितने भी रेडिएशन है सबकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी है, इतनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी है, इतनी है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सी। इससे दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो भी पैरामीटर्स है, अलग अलग पैरामीटर्स हमने पढ़े, क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। भी नहीं है, वो न्यू है। ये हर बार क्यों हट जाते पता नहीं। C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाती हूँ तुमको। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके अलग अलग टर्म्स है, पैरामीटर्स है, उसी के बेसिस पे उसका क्या बताया है, कैरेक्टर बताया है। कि सबसे पहले इसके वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, वेव है यानी उसका क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ यानी क्या होता है, दो क्रिस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या फिर एक क्रिस्ट और एक ट्रफ दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। समझा? और इसको किससे दिखाते हैं, लैम्बडा से, वो ग्रीक लेटर है। और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर। आगे तुमको बताया फ्रीक्वेंसी। मेरे को लग रहा है ये किसी किसी के दिमाग में नहीं घुसी है ना? मैं फिर से बता, देखो अभी पेंडुलम का एग्जांपल देखो। पेंडुलम देखा है सबने, घड़ी का पेंडुलम, ये गोल कभी कभी इधर जाता है और कभी कभी कहाँ जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है उसकी, ये A B C। ठीक है, अब ये एक बार घूम के इधर गया और एक बार घूम के कहाँ गया, पीछे। कितने बार रिवॉल्यूशन किया इसने, 2। ये जो पॉइंट है ए पॉइंट से कितने बार जा रहा है वो, कितने बार गया है, पास हुआ है, एक बार इधर गया और एक बार उधर, यानी ए पॉइंट से कितने बार गुजर रहा है वो, 2 बार गुजर रहा है। समझो ये जो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1 2, उसको 1 सेकंड लग रहे, कितने सेकंड लग रहे हैं। और ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट से कितने बार गुजर रहा है वो, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, इसको ही हम क्या बोलेंगे। अब समझा?
अब समझा फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हैं। अब वेव के टर्म में मैं बताती हूँ तुमको। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये वैसे जा रही है, ठीक है। समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम मैं रख दे रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से 1 सेकेंड में, ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, 1 सेकेंड में अगर 4 बार वेव जा रही, कितने बार जा रही है, यानी रिवॉल्यूशन कितने बार हो गया, इस पॉइंट से कितने बार पास हुआ वो, 4 बार, और कितने सेकंड में पास हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, यानी कोई भी चीज किसी पॉइंट से कितने 1 सेकंड में कितने बार जा रही है, उसको ही हम क्या बोलेंगे उसकी। समझा अभी फ्रीक्वेंसी, समझ में आया, समझा। आगे हम वेव नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे, जितने भी लेंथ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ से भी एग्जाम्पल है, समझो ये जो ए है और ये बी है, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 मीटर का, कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर। कितने वेवलेंथ यहाँ तक है बताओ, 1 2 3, 3 ही तो है, ये एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, और ये तीसरा, और ये उसका आधा, यानी 1 मीटर में कितने वेवलेंथ दिख रहे तुमको, 3.5, कितने, 3.5, इसको ही हम बोलेंगे वेव नंबर, क्या बोलेंगे, ठीक है। सर्टन लेंथ में जितने भी वेवलेंथ होंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है, 1 मीटर, इतने में जितनी भी वेव लेंथ जा रही है उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसका वेव नंबर। समझे, समझ में आया तुमको, समझ में आया, फिर से एक बार बताओ, तुमको कंफ्यूजन है, समझा, समझ में आया, तो क्यों लग रहा है कि तुमको नहीं समझा। आगे एम्पलीट्यूड क्या होता है वो तुमको पता है, ठीक है। क्रिस्ट की जो भी हाइट रहेगी या फिर ट्रफ की जो हाइट रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी यानी कि ये भी तुमको पता है कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सेम ही होती है, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और उसको किससे दिखाते हैं, सी से। और जितने भी पैरामीटर्स हमने पढ़े अभी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और क्या, वेलोसिटी, ये तीनों चीजें एक में से कैसे रिलेटेड है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। ये जो फॉर्मूला ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्पीड ऑफ साउंड में, साउंड लेसन में 9th में था ये तुम्हारा लेसन। अभी बताती हूँ वो कैसे आया है, ठीक है, अभी बताती हूँ, थोड़े दिन में तुमको पता चल जाए। ये तुमको लिखने के लिए बोला था, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, लिखा सबने, ठीक है। कौन से, ये यहाँ पे, ये यहाँ न्यू है, भी नहीं है, वो न्यू है, हाँ हाँ, कहाँ है, न्यू है वो, ठीक है, ये न्यू बार, लैम्बडा, वेव नंबर की साइन है न्यू बार, हाँ न्यू, फ्रीक्वेंसी की साइन न्यू, और वेवलेंथ की न्यू बार, समझा। वो क्या है ना, उसमें डालो तो भी वो बदल जाता है, प्रिंट आउट निकलता तो भी, इतने मेहनत से मैंने एक एक सिंबल ढूंढ ढूंढ के निकाला है, और सब सिंबल का गुड़ गोबर हो गया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे डाल देना, यहाँ नहीं है, हट गया है वो पूरा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ ये कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। ये जो बना है ना तुम्हारा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तुमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो समझो कोई वेव है, की लेंथ इतनी है, यानी वो इतना ही डिस्प्लेस हुई है,
सर्टेन टाइम में, टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसका इतना ही डिस्प्लेस हुई है, इससे ज्यादा हुई है क्या, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर की कितने टाइम में, टी टाइम, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, टाइम, टी टाइम में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और ये जो चीज है हम लोग इसको बार बार बोल रहे हैं कि ये क्या है, लैम्बडा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्बडा ही है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने और कितने टाइम में किया है, ठीक है। अब बारी है ये न्यू कहाँ से आया, मेन डाउट है ना, तो ये भी तुमने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, ये टाइम पीरियड का क्या होती है, रेसिप्रोकल, तो लैम्बडा 1/t, 1/t यानी क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यू पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 1/t की जगह क्या लिखा है, आगे ना v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, v यानी क्या, वेलोसिटी, v यानी क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, तो v की जगह तुम क्या लिख सकते हो, समझे कैसे आया, तो ये तुमको पता होना चाहिए। देखो तुमको सर ने सर्कुलर मोशन ये पढ़ाया है क्या, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया बेटा, तुमको ग्रेविटेशन लेसन है, तो यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी का और एक लिख लो, तुमको नहीं पता है ना, v इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t, इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सब नवीं का भूल जाते हो तुम लोग, फिर यहाँ पे देख के आके ऊट पटांग देखते रहता है ऐसे क्या कर रहे करके, वेव नंबर का तो लिखवाया मैंने तुमको, जब मैं बोल रही हूँ कि ये वेव है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अभी पढ़ा ना, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ क्या होता है, लैम्बडा होता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लैम्बडा करेगा, बेवकूफ कहीं के मुंह देख रहे कहाँ पे, लैम्बडा नहीं बता सकते, अब पढ़ो तो थोड़ा, तो पढ़ा के अब हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी अभी तुमको बताया था ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या होता है, तो उस थ्योरी से हमको पता चलता है कि कोई भी जो रेडिएशन है वो कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसा, तो हम वो पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर कब दिखाता है। अभी हम लोग ने इसके पहले क्या देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी वो वेव जैसा जब करेगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, अब हम उसका पार्टिकल नेचर देखते हैं कि पार्टिकल जैसा करेगा तो क्या तो क्या है, इसमें हम अलग अलग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी दिया है, नाम किस, क्या नाम है उसका, मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक क्या बोल रहा है ये, according to this theory the energy of electromagnetic radiation depend upon the frequency, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या, तो लाइट, तो लाइट की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी, समझे, ये समझा तुमको, थ्योरी क्या बोल रही है कि कोई भी रेडिएशन की जो एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम, यानी कोई भी पार्टिकल, ठीक है, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है या फिर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम, ये मैक्स प्लैंक कहता है कि एनर्जी पहले फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, और दूसरी बात बोल रहा है कि जो भी एनर्जी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है या फिर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, किसके फॉर्म में,
रेडिएशन के फॉर्म में, उसको क्या बोल रहे हैं वो क्वांटम। समझ में आया यहाँ तक? आगे क्या है, तो जो वन क्वांटम के अंदर जितनी भी एनर्जी रहेगी, स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं ना हम, स्मॉलेस्ट एनर्जी, तो एक क्वांटम के अंदर जितनी भी एनर्जी रहेगी वो किसको प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को। अभी तुमको बताया शुरुआत में, वही बोल रहा था कि एनर्जी जो है वो किसको प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को। ये न्यू है, बी नहीं है, वो क्या है, न्यू। न्यू यानी क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है वो किसको प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जा रहा है। देखो एक्चुअली में क्या बोल रहा है, किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी हो किसको प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रीक्वेंसी। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं तो इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का नाम क्या है, एच। तुमने पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो वहां पे क्या आता है, इज इक्वल टू के साथ एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट का नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ दी है, एच की वैल्यू यहाँ की क्या की है, दी है। ये किसकी थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक। समझा क्या बोल रहा है वो, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, और जो भी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है रेडिएशन के फॉर्म में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम। समझे, और एक क्वांटम की एनर्जी इतनी है। ठीक है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटा रहा है तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एच न्यू। और एच क्या है, ये कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, की वैल्यू भी दी है, जूल सेकंड। हाँ, जीएस का मतलब क्या होता है, जेएस का मतलब क्या होता है, जूल सेकंड। ठीक है, समझा। तो ये किसकी थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक। अब मैंने पूछा बताओ प्लैंक ने क्या थ्योरी दी, तो तुम क्या बोलोगे, एनर्जी किसकी, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रहती है। और क्वांटम यानी क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, को क्या बोलेंगे हम, क्वांटम। समझे यहाँ तक? इसकी वैल्यू याद रखना, तुमको फिजिक्स में भी काम में आती है। ठीक है, तो ये है तुम्हारी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ठीक है। अब आगे आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। ठीक है, ये देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दिया, इसी की मदद लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और किसकी मदद से प्रूफ किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या प्रूफ किया था उसने, तो उसमें प्रूफ किया था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इस थ्योरी की मदद से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि जो भी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो कैसे नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर में होती है। ऐसा उसने प्रूव किया था, किसकी यूज करके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस थ्योरी का यूज करके। और ये जो थ्योरी है इसमें मदद किसकी ली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। ठीक है, समझ में आया। तो क्या है थ्योरी, क्या है देखो, तो सबसे पहले उसने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। यानी एक स्ट्रीम है, फोटॉन्स की क्या है, पूरा का पूरा लहर है, एनर्जी की एक क्या है, लहर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो फोटॉन्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, इसकी लहर कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी रेडिएशन के अंदर एनर्जी एनर्जी भरी है। ठीक है, फोटॉन्स ही फोटॉन्स क्या है, भरे हुए। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अब मैं तुमको बताती हूँ। ठीक है, सर्टन जैसे कोई मेटल ले लिया तुमने। ठीक है, मेटल, तुमको पता है मेटल यानी इसके अंदर एटम होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्या बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी लाइट, ये एक प्रकार का मैटर हो गया, और जब भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर पड़ती है,
लाइट के अंदर हम बोल रहे कि क्या है, उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, यानी उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। क्या है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, किसके ऊपर, मैटर के ऊपर, तो इसके अंदर की जो एनर्जी वो किसको पहुंच जा रही है, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या हो जा रही है, वो चली जा रही है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको ही बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा, यानी जो भी लाइट है, फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रही है तो उसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रही है, वो एनर्जी दे रही है, और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इमिट। ये फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लाइट की एनर्जी लेके, उसका नाम क्या रख दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक। समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये देखो और क्या बोल रहे थे, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो भी लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है उनकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी। ठीक है, वो भी बताया उसने, द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी सम ऑफ टोटल एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, ये जो फोटोन है, जैसे देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये मैटर है, ये लाइट है, लाइट के अंदर एनर्जी, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटॉन। ये फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच रहे, इलेक्ट्रॉन्स इसको ले रहे हैं और लेके क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। ठीक है, इमिट हो रहे हैं, और वो भी क्या है, क्या इमिट कर रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी लेके क्या इमिट कर रहे हैं, एनर्जी इमिट कर रहे हैं। तो ये जो फोटोन है इसके अंदर एक्चुअली में कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी उसने क्या बोला है, निकाल के दिया है। क्या बोल रहा है, देखो जो फोटोन के अंदर जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी क्या, तो जितनी भी एनर्जी लगेंगी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, उसके एटम से रिमूव करने के लिए, प्लस ये जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, रिमूव होने के लिए एनर्जी लग रही है वो W, W यानी रिमूव होने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है वो, प्लस एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, वो जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है कि अपनी सर्ट इमिट हुआ है, यानी एक जगह से कहाँ गया, दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको क्या लग रही है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और इमिट होने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उन दोनों का सम क्या होगा, ये होगा एनर्जी ऑफ फोटॉन। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बताओ, समझ में आया, फोटॉन की एनर्जी यानी क्या, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो लग रही है वो, साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन इमिट होकर दूसरी जगह जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, वो दोनों एनर्जी के सम को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन। समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, समझा, कुछ नहीं बोल रहा है, रेडिएशन आ रहा है, फोटॉन्स दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, उसको ही बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा, यहाँ न्यू लिखना है तुमको, क्या लिखना है, न्यू, न्यू इज इक्वल टू एच, न्यू इज इक्वल टू W प्लस E। तो आगे का कल पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, ये कल तुम लोग पढ़ के आना, समझे।